पहले बात करेंगे भारत की बिग विक्ट्री की, लेकिन उससे पहले ट्रेंड्स में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से ये तमाम बड़ी खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले बात ट्रंप की टैरिफ कमेंट्री की होगी जिसमें भारत की बिग विक्ट्री हुई है। साथ ही हम बात करेंगे ब्रिक्स की भी, भारत ब्राजील या ब्रिक्स में जयकार। साथ ही हम बात करेंगे खेमका मर्डर की भी जिसमें आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। साथ ही बात होगी देश भर में जल प्रहार की भी, बाढ़ से हाहाकार किस कदर इस वक्त मचा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात हम करेंगे वॉर टू लोडिंग की, अब धमाका होने वाला है क्यों, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे लॉर्ड्स में जो अब अगला मुकाबला रहने वाला है यानी अगला टेस्ट मैच टीम इंडिया बेस्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी खबर है जो एक्स पर ट्रेंड कर रही है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको बहुत सारे इस वक्त हैशटैग्स मिलेंगे जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, लेकिन हम बात करने वाले जापान एंड साउथ कोरिया की। सबसे पहले इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फिट। ये लाइंस है हेनरी किसिंजर की। ये लाइंस मैंने क्यों कही है ये आगे आपको समझ आएगा। आपको पता है दुनिया का वो एकमात्र देश जहां 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था वो है जापान। उस युद्धकालीन बर्बरता की छाया आज भी जापान की यादों में ताजा है। और अब अमेरिका ने उसी जापान पर टैरिफ बॉम्ब गिराकर एक नया आर्थिक दबाव बनाया है। जब अमेरिका ऐसे देशों पर आर्थिक बम गिराता है जिनसे वो अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो सवाल उठता है क्या ये दोस्ती है या फिर दबाव की राजनीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका भारत के साथ एक बड़े व्यापार समझौते के करीब है। साथ ही उन्होंने 14 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएंगे। यह कदम ट्रंप की पहले अमेरिका व्यापार नीति का ही हिस्सा है जो टैरिफ के जरिए व्यापारिक साझेदारों पर दबाव बनाता है। ट्रंप की रणनीति क्या फूट डालो और राज करो की नीति पर फोकस है क्या? यह सवाल क्यों, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं अलग अलग देशों पर दबाव डालने और साथ ही द्विपक्षीय समझौते के लिए मजबूर करने के लिए, तो यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है। 14 देश जिसमें जापान है, दक्षिण कोरिया है, म्यांमार है और लाओस है जिन पर 40% तक टैरिफ लग सकते हैं। पर नए टैरिफ की घोषणा करके ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिकी मांगों का पालन न करने वाले देशों को भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। ये रणनीति जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाती है जिससे देश अमेरिका से बेहतर शर्तों पर समझौता करने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगते हैं। जैसे इससे पहले आपको याद होगा यूके और वियतनाम ने ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये रणनीति वैश्विक व्यापार गठबंधनों जैसे ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश जैसी भी नजर आती है। ब्रिक्स ने हाल ही में ट्रंप के टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO रूल्स के अगेंस्ट बताया। जवाब में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जिससे भारत जैसे देशों पर अमेरिका के साथ अपने फायदे के लिए काम करने का दबाव बढ़ सके। इससे देशों के बीच एक साथ मिलकर विरोध करने की बजाय वो अकेले अपने अपने समझौतों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। आपको याद होगा अमेरिका भारत व्यापार बातचीत फरवरी 2025 में ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद शुरू हुई। इसका मकसद अमेरिका के भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करना और साथ ही भारतीय बाजार को अमेरिकी चीजों के लिए खोलना है। बातचीत एक मिनी डील पर केंद्रित है जिसमें टैरिफ कम करने और कुछ अहम क्षेत्र में बाजार पहुंच बढ़ाने की बात है। अब जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं जल्दी से समझते हैं। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने उच्च टैरिफ खासकर जो कृषि उत्पाद है, ऑटोमोबाइल है और डिजिटल सेवाएं हैं इन पर काम करे। भारत दूसरी तरफ अपने घरेलू उद्योग जिसमें विशेष रूप से किसान हैं, छोटे व्यवसाय हैं, उनकी रक्षा करना चाहता है।
अमेरिका ने भारत के डेटा स्थानीयकरण नियम और साथ ही डिजिटल टैक्स पर भी आपत्ति जताई है, जो अमेरिकी टेक कंपनी जैसे अमेजन और गूगल को प्रभावित करते हैं। भारत इन रूल्स को अपनी डिजिटल सुरक्षा और नियंत्रण के लिए जरूरी मानता है। भारत अमेरिका कृषि उत्पाद जैसे बादाम और सेब पर टैरिफ कम करने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन डेयरी क्षेत्र में अमेरिका मांगों का विरोध करता है क्योंकि ये भारत के छोटे किसानों के लिए संवेदनशील है। We've made a deal with United Kingdom. We've made a deal with China. We've made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal. So we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries, telling them how much tariffs they have to pay. Some will maybe adjust a little bit, depending if they have a cause. We're not going to be unfair about it. And actually, it's a small fraction compared to what we should be getting. We could be asking for much more. तो बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये तो आपने सुन लिया, लेकिन सवाल ये है कि अड़चनें क्या आ सकती हैं इस बातचीत में। क्या कुछ वो अड़चनें हो सकती है, अब आपको जल्दी से ये बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आत्मनिर्भरता नीति की। भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना घरेलू फैक्ट्रीज और देशी उद्योग को मजबूत बनाती है, जो कभी कभी अमेरिका की मांगों से मेल नहीं खाती। ट्रंप की आक्रामक रणनीति की अगर बात करें तो ट्रंप का यह स्टेटमेंट कि अमेरिका व्यापार में ढील नहीं देगा और समझौता न करने वाले देशों को टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, भारत में संशय पैदा जरूर करता है। कहीं ना कहीं इससे विश्वास की कमी भी होती है, क्योंकि ट्रंप की अचानक बदलने वाली नीतियां और बार बार धमकियों की वजह से भारत का अमेरिका पर भरोसा अब कम हो चुका है। अब इस पर भारत का रुख क्या हो सकता है? भारत अपनी शर्तों पर समझौता करेगा, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और केवल अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। भारत की रणनीति क्या हो सकती है ये आप समझिए। राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर भारत की रणनीतियां केंद्रित हो सकती है। अब भारत की जो करंट सिचुएशन है वो आपके लिए समझना जरूरी है। भारत अपनी आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और किसी भी समझौते में राष्ट्र हित से समझौता भारत नहीं करेगा। भारत अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को महत्व देता है, लेकिन वो यूरोपीय संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य साझेदारों के साथ भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। भारत खुद को विकासशील देशों के नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो ट्रंप की टैरिफ नीतियों का सामना करने में एकजुटता दिखा सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का उद्देश्य न केवल व्यापार घाटा कम करना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की आर्थिक प्रभुता को फिर से स्थापित करना भी है। अब देखिए, जो भारत जैसे उभरते बाजार है वहां पर पैठ बनाना अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दरअसल जो अमेरिकी कंपनीज है जैसे टेस्ला है, वॉलमार्ट है, एप्पल है, भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में निवेश बढ़ाना चाहती हैं। ट्रंप भारत से कम टैरिफ और आसान व्यापार नियम चाहते हैं, जिससे कंपनीज लाभ कमा सके। चीन को कमजोर करना भी उद्देश्य हो सकता है। ट्रंप की नीति का एक मकसद चीन की दुनिया भर की सप्लाई चेन को कमजोर करना भी है। भारत को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है जहां सामान बनाया जा सके, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका की मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि दबाव की रणनीति ट्रंप यहां अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप कई देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाकर वैश्विक स्तर पर दबाव बना रहे हैं। ये रणनीति देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, जिससे अमेरिका को लाभ होता है। ट्रंप पर कहीं ना कहीं भरोसा जरूर घट रहा है, क्योंकि ट्रंप की अचानक बदलने वाली और सख्त नीतियों ने दुनिया भर में अमेरिका की भरोसेमंद छवि को कमजोर कर दिया है। तो इस तरह की कई चीजें कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका भारत व्यापार समझौता दुनिया के जटिल व्यापार रिश्तों को दिखाता है, जहां ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत की आत्मनिर्भरता नीति आमने सामने है। ट्रंप की फूट डालो और राज करो रणनीति दुनिया भर में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है
कि वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। भारत का धैर्य, नए गठबंधनों की तलाश और अपने बाजार की सुरक्षा को मजबूत करना, उसका इरादा उसे इस बातचीत में ताकत देता है। वही ट्रंप की नीतियां कुछ फायदे जरूर दे सकती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका की भरोसेमंद छवि को जरूर इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड्स में और क्या खबरें हैं जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं और अब देखते हैं यूट्यूब पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। भारत ब्राजील यार, ब्रिक्स में जयकार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे, जहां उनका रक्षा मंत्री ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होने जा रही है, जो भारत और ब्राजील के बीच व्यापक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने का अवसर होगी। वैसे तो भारत और ब्राजील दोनों ही ब्रिक्स समूह के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिसमें रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। लेकिन किस तरह से यहां पीएम का स्वागत किया गया, एक बार आपको देखना चाहिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान यहां पर नजर आ रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, इस तरह से उनका स्वागत हुआ। देखिए, ब्रिक्स समूह के महत्वपूर्ण सदस्य भारत भी है और ब्राजील भी, जिसमें रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। ये समूह विकासशील देशों के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभरा है, जो वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स की नीति और सहयोग के जरिए भारत और ब्राजील ने कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में साझेदारी को बहुत गहरा भी किया है। अगर हम इसे आर्थिक सहयोग के लिहाज से समझें, तो ब्रिक्स के अंदर साझा आर्थिक मंच ने दोनों ही कंट्रीज को व्यापार और निवेश और साथ साथ तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में अवसर बढ़ाने में मदद भी की है। दोनों देश विकासशील देशों की जरूरतों के अकॉर्डिंग आर्थिक नीतियों का समन्वय करते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है। ब्रिक्स ने भारत और ब्राजील को वैश्विक मंचों पर अपनी बात रखने के लिए सामूहिक ताकत दी है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो या विश्व व्यापार संगठन में मसले। दोनों कंट्रीज मिलकर विकसित देशों के दबाव का सामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से ये साफ होता है कि भारत और ब्राजील के संबंध अब केवल औपचारिक राजनीतिक दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इन कुछ प्रमुख क्षेत्रों में दोनों कंट्रीज के रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, जिनमें रक्षा सहयोग है, यानी रक्षा मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और रक्षा क्षेत्र में चर्चा इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और साथ ही सुरक्षा सहयोग को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हथियार, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशिक्षण की, तकनीकी साझेदारी की, तो इस पर यहां पर बातचीत होगी। अगर हम विज्ञान और तकनीक के लिहाज से समझें, तो ब्राजील और भारत ने कृषि, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई है। दोनों देश मिलकर नवाचार और सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इसे व्यापार और निवेश के लिहाज से समझें, तो द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए नए समझौते और साथ ही निवेश के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि को बल मिल पाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील दौरा न केवल दोनों देशों के बीच के रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, बल्कि यह ब्रिक्स समूह की प्रभावशीलता और सामूहिक ताकत को भी दर्शाता है। वैश्विक बहुपक्षवाद के इस दौर में भारत और ब्राजील जैसे लोकतांत्रिक, विकासशील और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों का यह बढ़ता हुआ रिश्ता केवल क्षेत्रीय या द्विपक्षीय मसला नहीं है, बल्कि ये अब आने वाले वक्त में दोनों देशों की दोस्ती को एक नई दिशा देने वाला रहने वाला है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से देखेंगे कि अब फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। खेम का मर्डर, आरोपी का एनकाउंटर।
दरअसल बिहार के पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड केस में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशोक साव को गिरफ्तार किया है। इसके पहले पुलिस ने इस वारदात के लिए हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी विकास उर्फ राजा को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया था। इस दौरान उसकी पुलिस से मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा मारा गया। तो वहीं उससे पहले खेमका हत्याकांड में शामिल एक शूटर को भी पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस ने उमेश कुमार नाम के शूटर को गिरफ्तार किया था। उमेश कुमार को इस सनसनीखेज वारदात में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया जा रहा है। अभी एसआईटी की टीम हत्याकांड में शामिल जो अन्य आरोपी हैं, उनको तलाश रही है। दरअसल शनिवार को पटना की गांधी मैदान थाना क्षेत्र में स्थित पनास होटल के पास गोपाल खेमका को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो अपने अपार्टमेंट में कार से उतर रहे थे। हमलावर पहले से घात लगाए यहां पर बैठा हुआ था और मौका मिलते ही उसने उन पर गोली चला दी। घटना के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खेमका परिवार को निशाना बनाया गया हो। साल 2019 में गोपाल के बड़े बेटे की अपराधियों ने वैशाली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस वक्त गोपाल को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया था। और अब एक बार फिर खेमका परिवार को निशाना बनाए जाने से बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाते हैं क्योंकि बिहार के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले ये मुद्दा बिहार की राजनीति में काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इंस्टा पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो इंस्टा पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है देश भर में जल प्रहार, बाढ़ से हाहाकार। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुई तबाही की अलग अलग तस्वीरें यहां से लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं अब यूपी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें जैसे गोरखपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, बनारस है और ये तमाम आसपास के जो इलाके हैं यहां पर भी मानसून दस्तक दे चुका है, जहां आने वाले वक्त में झमाझम बारिश के आसार है।